Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math. जैसा कि हम लोग डिफरेंशियल जो हमारी कैलकुलस इक्वेशन थी वो हम लोग ख़त्म कर चुके थे। उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स ख़त्म करने की ओर हैं। 2 से 3 वीडियो और हैं एक्स्ट्रा जो कि थोड़ी बड़ी बनेंगी, भले ही 1 घंटे की बन सकती हैं। सो 3 से 4 वीडियो मैक्सिमम, उसमें आपका मैट्रिक्स भी ख़त्म हो जाएगा और फिर हम लोग 3D पे अपना जंप मारेंगे। 3D का एक चैप्टर ख़त्म हो चुका है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सो जो सारी की सारी वीडियोस हैं वो सिस्टमेटिकली मैंने वीडियो 1 2 3 4 और सिस्टमेटिकली मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और एक चीज़ और है कि जितने भी वीडियोस हैं उनका सेम नेम लेकर के मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है और उसे मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको 2 तरीके के पीडीएफ मिल जाते हैं। जो मैं पढ़ाता हूँ वीडियोस पे, उसका डिजिटल पीडीएफ मिल जाता है एंड दैट पीडीएफ व्हाट आई हैड माय हैंड रिटन, है ना। वो हैंड रिटन नोट भी आपको मिल जाता है। आप करिए क्या, वीडियोस को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आपको जो पीडीएफ मिल रहा है उससे अच्छे से नोट्स अपने खुद से भी बनाइए, ठीक है। क्योंकि अपने नोट्स भी बहुत हेल्प करते हैं। वो आप जानोगे कि आपने कैसे बनाए और मैं अपना जानूंगा कि मैंने पीडीएफ कैसे बनाया। हाँ, मैं सारा कुछ लिख दे रहा हूँ उसमें, आप अपने सिलेक्टेड पढ़िए। वैसे तो ऐसा बनाया हुआ है कि आप उसे पूरा ही पढ़िए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। और आपको बता दूं कि इस वीडियो के साथ मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी लिया हुआ है। इस वीडियो के बाद मैं लूँगा, मतलब तो उसे भी आप लोग पढ़ें। अब इस वीडियो में तो केवल आपको कॉन्सेप्ट पूरा पूरा दे दे रहा हूँ जिससे कि आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हो जाएं। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस गो ऑन द टॉपिक। हम लोग नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म पढ़ने वाले थे। चलिए देखते हैं नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है। देखिए, कोई भी मैट्रिक्स होगा, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स होगा, आप उस मैट्रिक्स को रिड्यूस करोगे, ठीक। रिड्यूस करोगे आप किस फॉर्म में? जो रिड्यूस करोगे आप उसको आई में कन्वर्ट करना चाहोगे, रिड्यूस इन आइडेंटिटी फॉर्म, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप उसको रिड्यूस करोगे। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप रिड्यूस तो कर लोगे, किस तरीके से करोगे, क्या क्या हेल्प ले सकते हो आप रो और रो प्लस कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब दोनों ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लगा सकते हो आप, क्योंकि आपको आइडेंटिटी बनाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी तक क्या था, अभी तक रैंक निकालने के लिए या तो रो या तो कॉलम इस्तेमाल कर लेते थे ट्रांसफॉर्मेशन, और जो मिनिमम आती थी जिसकी रैंक या जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते थे या मिनिमम नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ होती थी या नॉन ज़ीरो कॉलम्स, वही हमारा रैंक होता था, ठीक है। तो रोज़ और कॉलम का इस्तेमाल आपने किया, रिड्यूस कर लिया इसको आइडेंटिटी फॉर्म में। फिर उसके बाद जैसे ही वो आइडेंटिटी फॉर्म में होता है तो वहाँ से हमारा तुरंत का तुरंत रैंक हमारा फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग, देख कर ही पता चल जाता है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं कि कैनोनिकल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल और सारा का सारा क्लियर, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसका। देखिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ, क्वेश्चन देख लीजिए। रिड्यूस द मैट्रिक्स दिस इनटू, लिखना भूल गया, इनटू नॉर्मल फॉर्म, इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द रैंक, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छे से करते हैं। रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से रिड्यूस करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने इसे लेट कर लिया कि ये ए मैट्रिक्स के इक्वल है। नाउ अब देखिए, हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में सीखा हुआ है कि इसे हमें जो हमारी सबसे A11 पोजीशन है, A11 पोजीशन कौन सी होती है, जो लोग नए होने में बता दूं, A11 जिसका मतलब पहला रो और पहला कॉलम, तो यही वाला है पोजीशन जो पहला रो पहला कॉलम है। इसकी हेल्प से हम यहाँ पे ज़ीरो बनाएंगे और इसकी हेल्प से हम यहाँ पे ज़ीरो बनाएंगे। कैसे बनाते हैं आपको पता होना चाहिए कि आप रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर लगाते हो तो किसी भी रो को किसी दूसरी रो से इंटरचेंज कर सकते हो। किसी भी रो में कुछ भी आप लैम्डा टाइम्स या के टाइम्स कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी रो में। अच्छा, क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, केवल आप ज़ीरो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद किसी स्पेशल रो में आप उस रो के साथ साथ किसी दूसरे रो को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। ये ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियोज़ में बता रखा है, ठीक है। आप इसको और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो पिछली वीडियो जा करके देख लें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ज़ीरो बनाने की कोशिश करते हैं। इक्विलॉन फॉर्म मैंने बताया था वहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप जैसे ही करोगे तो आप लिखोगे यहाँ पे कि जो हमारा R2 है, अगर हम R2 की प्लेस पर, यानी R2 मतलब रो नंबर 2, उसमें अगर हम
जो कि वो -2 है ना, तो -2 को 0 बनाने के लिए R1 में हम क्या इस्तेमाल कर दें, 2 टाइम्स R1 कर दें। और यहाँ पे R3 को अगर 0 करना है तो उसके लिए हम लिखना पड़ेगा R3 की प्लेस पर R3 -3R1, क्योंकि अब 3 टाइम्स को डिफरेंस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर के वो 0 होगा। सो अब ए जो होगा वो इक्विवेलेंट बनेगा, इक्वल नहीं बनेगा, इक्विवेलेंट, क्योंकि आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। सो 1 0 और 0 ऐसे यहाँ पे आप लगाएंगे तो सब जगह लगाएंगे, मतलब 3 वाला सीन पे लगाएंगे यहाँ पे ऐसे करके। 3 का 2 टाइम्स सॉरी 1, हाँ 3 का 2 टाइम्स उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या होने वाला है, 3 का 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो आप देखिए कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 7 आएगा। 3 का डबल क्या हो जाएगा 6, और 6 + 1 7। ऐसे वहाँ पर 3 का कितना ट्रिपल टाइम, और उसे माइनस ले जाना है तो -10 हो जाएगा वो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 7 हो जाएगा। आप लोग ने अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो आप समझ पा रहे होगे मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आप लोग बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ये वीडियो जा कर के पहले देख लें, आपको फिर एकदम क्लियर होगा। और ये बहुत इसके सेलेक्ट पूरे मार्क्स होते हैं, आप एक बार इसे कर लेते हो आपके पूरे मार्क्स होते हैं। एक क्वेश्चन कर लिया, बाकी सारे क्वेश्चन उसी तरीके से होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये इक्विवेलेंट बन गया। इसके बाद देखिए और क्या करते हैं, इसके बाद इक्विवेलेंट और कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे तो 0 आपने बना लिया, कहाँ पर आपने यहाँ पर 0 बना लिया, और यहाँ पे 0 बना लिया, यहाँ पे 1 भी बना लिया। देखिए 1 भी बनाना है इसमें और 0 भी बनाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो बन गया। अब काम क्या करना है, अब आपको यहाँ पे 1 बनाना है और इसके ऊपर यहाँ 0 और यहाँ 0, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसको बनाते हैं, जैसे आप इसको 0 बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले तो 1 बनाइए। R2 रो जो हमारी है वहाँ पे 1 बनाना है A22 प्लेस पे, A22 देखिए 3 जगह बनानी होगी आपको, A11 पे 1 बनाना पड़ेगा, A22 पे और A33 पे। तो R2 की प्लेस पर R2/7, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है आपको, ठीक है। तो आपको इजी वे में ये सॉल्व हो जाएगा, आप इसे कर लो बहुत इजी वे में। तो क्या किया आपने, इक्विवेलेंट क्या आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आपने ये लगाया R2 की प्लेस पर R2/7। अब इसे ट्रांसफॉर्म आप करोगे तो देखिए जो पहले आपने चेंज कर रखा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 3 4 3 4 ही रहेगा, क्योंकि R1 में कोई चेंजमेंट नहीं है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दिस इज -10 एंड -10 ओवर हेयर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, केवल हमने R2 में ही 7 से डिवाइड किया, ठीक ना। आगे बढ़े, अब क्या करेंगे देखिए आपको यहीं पे बता देता हूँ, फिर आगे आप लोग समझ जाएंगे। इसका 10 टाइम्स यहाँ पे ऐड कर दे तो ये 0 बन जाएगा, इसका 3 टाइम्स यहाँ पे माइनस कर दे तो यहाँ पे भी 0 बन जाएगा। तो ये चीज़ मैं आगे लिखने वाला हूँ ट्रांसफॉर्मेशन में, कि R1 की प्लेस पर R1 - 3R2 और R3 की प्लेस पर R3 + 10R2। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं वही ट्रांसफॉर्मेशन लिखने जा रहा हूँ कि जो हमारा R1 है उसकी प्लेस पर मैं R1 - 3R2 लिख रहा हूँ, और R3 की प्लेस पर R3 + 10R2 लिख रहा हूँ, जिससे कि हमारा ये 0 बन जाए। ओके, देन इट विल बी इक्विवेलेंट टू, देखिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 0 0 1 0 0 ही रहेगा। यहाँ पे आपका 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे थोड़ा चेंजमेंट आएगा, जब आप R2 यानी 1 का 3 टाइम्स जाकर के माइनस करोगे तो वहाँ पे 1 हो जाएगा। R2 में कोई चेंजमेंट नहीं है, और R3 जो है वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जितना बन सका हमारा, इधर से हमने रो में 0 बना दिया, और 0 रो में नहीं बन सकता, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो रो रैंक 2 आ रही है। अब ये कॉलम का भी इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से कॉलम का इस्तेमाल कैसे करने जा रहे हैं जरा देखिएगा ध्यान से। अब एक काम करने जा रहे हैं, देखिए अगर मैं करूँ कि ये जो हमारा C2 है, कॉलम नंबर 2 है जो हमारा, उसको ले जा करके मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो कर ही लेते हैं, मतलब C3 की प्लेस पर C3 - C2 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये करने के बाद क्या होने वाला है जरा देखिए, देखिए ये हो गया हमारा। तो C1 में कोई चेंजमेंट नहीं, C1 C1 रहेगा। और आप जब इसको माइनस करो तो इसको भी तो ले जाके माइनस करोगे, और इसको भी ले जाके माइनस करोगे, तो भाई वो तो 0 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ C2 में भी कोई चेंजमेंट नहीं है, बस यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी एक चीज़ और देखिए, अब क्या आप इसका इस्तेमाल करके यहाँ पे भी 0 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे C3 की प्लेस पर C3 - C1, इसे भी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए तो आप जैसे करेंगे तो क्या बनने वाला है, C1 में कोई चेंजमेंट नहीं, C2 में कोई चेंजमेंट नहीं,
C3 में जैसे आप इसको ले जा करके माइनस करोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और आप खुद सोचिए 0 का 0 में आप करोगे तो यहाँ तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला, और इसका भी कर दोगे आप तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो यहाँ पे तो 0 और 0 ही रहेगा। अब देखिए आपने रो में भी रिड्यूस कर लिया, आपने कॉलम में भी रिड्यूस कर लिया, आपको इससे ज़्यादा और रिड्यूस नहीं कर सकते। आपकी रो रैंक भी 2 है, आपकी कॉलम रैंक भी 2 है, आपको पता होना चाहिए 2 क्यों है। नॉन ज़ीरो रो या नॉन ज़ीरो कॉलम को ही हमारा रैंक में काउंट किया जाता है, ठीक है। अब ज़रा देखिए इसको मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे रिड्यूस किया है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आने वाली कि नॉर्मल फॉर्म को हम लोग कैसे पहचानते हैं। आपने पूरा रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा लिया, आपने A11 A22 A33 जहाँ जहाँ बन सका वहाँ वहाँ 1 1 बना लिया, और बाकी रेस्ट पोजीशंस पे, बाकी बची हुई पोजीशंस पे आपने 0 बना लिया। तो उसके बाद ज़रा ध्यान से देखिए, क्या आपको इतना ये दिख रहा है? आपको ये लाइनिंग करनी होती है। आपको ये लाइनिंग कैसे करनी होती है, ध्यान से देखिएगा। आपको ये लाइनिंग वहीं करनी होती है जहाँ पे आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा होता है। तो देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये वाला पार्ट बन रहा है कि नहीं, आप देखिए, आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये देखिए आप, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है 2x2 का। ये आपका जीरो मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। ये भी आपका जीरो मैट्रिक्स बन रहा है, ये भी आपका जीरो मैट्रिक्स बन रहा है ना। तो आपको जब आइडेंटिटी फॉर्म में आप चेंज कर लेते हो रो और ट्रांसफॉर्मेशन को लगाकर, और A11 A22 और A33 प्लेस पर अगर 1 1 बन जाता है, सबको बना लेना है, जहाँ पे 0 हो जाए कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको ये मैंने जो येलो लाइन खींच रखी है, आपको येलो लाइन खींचनी है जहाँ तक आपसे सही सही खींच जाए। मतलब मैक्सिमम में जितना आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सको, 2x2 बना लो, 3x3 बना लो, ठीक है, जो बन जाए। 1x1 भी हो सकता है शायद बने, वैसे 1x1 वाला एग्जाम्पल शायद ही आपको मिलेगा। 2x2 और 3x3 बन जाता है, तो वहाँ तक आप बना लो। बाकी जो रेस्ट पोजीशन 0 वाली है उनको जीरो मैट्रिक्स ही बने रहने दो, और जो आपकी लाइनिंग आती है ना, बस वहीं तक आप बना सकते हो। लाइनिंग के अंदर ये जो येलो लाइन है ना, उसके राइट में, लेफ्ट में, नीचे, और ये लेफ्ट साइड में नीचे, तो इतना ही आप बना सकते हो। मैंने रेड लाइन्स हटा दी हैं, ठीक है। अब देखिए इसको आगे मैं लिख रहा हूँ कुछ नॉर्मल फॉर्म में, किस तरीके से ये हो गया है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, जहाँ पे मैंने बताया था ये 2x2 ये बन रहा है आपका, है ना, 2x2 बन रहा है, तो मैं इसको I2 लिख सकता हूँ, है ना। I2 यहाँ पर देखिए I2, और मैं यहाँ पे डॉटेड जो लाइन है वो कर दे रहा हूँ, यहाँ पे भी डॉटेड कर दे रहा हूँ। और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप इसको जीरो मैट्रिक्स लिख सकते हो, ठीक। लेकिन कौन सा वाला, जिसमें 2 रो हो और 1 कॉलम हो, यानी 2x1। और ये जो नीचे ये वाला आपको दिख रहा है, इसको क्या लिख सकते हो, इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है। और ये वाला जीरो मैट्रिक्स सिंगल एक एलिमेंट है, इसका मतलब ये 1x1 है, ठीक। तो बात समझ में। ये जो आपका ये फॉर्म है जो आप इस तरीके से लिख करके दिखा रहे हो, इसी को बोलते हैं क्या है, नॉर्मल फॉर्म या फिर कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। इसे ही नॉर्मल या फिर कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब इसको देख करके आप तुरंत ही बता सकते हो कि द रैंक ऑफ ए विल बी इक्विवेलेंट टू I2, मतलब इक्विवेलेंट टू I2 हो गया इसका रैंक, यानी, और I2 का रैंक कितना होता है 2, सिंपली 2 हो गया। पहले भी पता था, शुरुआत से ही पता था, लेकिन इसे हमें नॉर्मल या कैनोनिकल फॉर्म में बदलना था, यही हमारा नॉर्मल या फिर कैनोनिकल फॉर्म है। तो इसकी उपयोगिता है बहुत ज़्यादा, इस नाम से आएगा तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। मैंने पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से समझाया। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। इससे रिलेटेड एक कुछ क्वेश्चन मैं और भी PDF में डाल दूंगा, ठीक है, मेरे हैंड रिटन नोट्स में, तो आप उसको भी देख लीजिएगा और अपने मन से भी खुद भी लगाइएगा। एक आध क्वेश्चन भी लगा देंगे तो भी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि बिना क्वेश्चन लगाए आपको केवल समझने से नहीं होगा। क्योंकि यू नो ना कि अगर आप कोई चीज़ सोचते हो तो आपको लगता है बहुत ईजी है, बट व्हाइल डूइंग दैट वर्क आपको उतना डिफिकल्ट लगता है जितना वो दिखता नहीं है, हो सकता है। तो उसे लगा करके पहले ही अपने सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए, एंड यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन माय टेलीग्राम पेज पे आप हमको मैसेज कर सकते हो, जिसमें मैंने बना रखा है मैथ फॉर कन्वर्सेशन, ठीक है। आप डायरेक्टली, लोग करते भी है वहाँ पर, कुछ लोग मुझे डायरेक्टली भी मैसेज करते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, जो आपके लिए अभी अवेलेबल नहीं है, बट इफ़ यू विल आस्क मी अबाउट दैट देन आई विल बी देयर फॉर यू।
अगर उसके लिए आप हमें आस्क करते हो तो वो भी मिलेगा आपको। मैथवेद फॉर कन्वर्सेशन नाम से आप इसे सर्च कीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा। वहाँ पे आप डायरेक्टली लिंक हो जाइएगा। और मैथवेद पे भी टेलीग्राम चैनल वैसे तो मैं हमेशा डाल देता हूँ लिंक में, तो उससे आप जुड़ जाइए, तो वो सब आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, कन्वर्सेशन के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, इसमें कोई भी आपका चार्ज नहीं है। ओवरऑल वैसे तो कोई भी चार्ज है ही नहीं और ना ही रहेगा। सो आप लोग बस केवल अपना पढ़ते रहिए और जितना हो सके क्वेश्चंस लगाइए और मुझसे पूछिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फाइंडिंग द इनवर्स विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे ये हम लोग ने क्लास 12 में पढ़ रखा है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। हिंदी मीडियम वाले इसे प्रारंभिक संक्रिया के नाम से जानते हैं। और प्रारंभिक संक्रिया दो तरीके से की जा सकती है, रो और कॉलम। तो जैसे रो में आप ऑपरेट करते हो, जैसे मैंने बताया है आपको, वैसे आप कॉलम में ऑपरेट कर सकते हो। जैसे रो में मैंने बताया था कुछ इस तरह से कि किसी एक रो को दूसरी रो से आप इंटरचेंज कर सकते हो, वैसे ही इन द सेम वे आप किसी भी कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे अब मैंने कहा था कि किसी स्पेशल रो में कुछ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई भी लैम्डा मैंने लिखा था, यहाँ पे के लिख दिया, कोई बात नहीं है, बट यहाँ पे के क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और सब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। वैसे ही कॉलम में भी आप यही सेम चीज़ कर सकते हो। ठीक है, बट वो के ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या मैंने बताया था, किसी स्पेशल रो में किसी दूसरी रो को आप कुछ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, बस बात वही होनी चाहिए कि के ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, के नॉन ज़ीरो। ऐसा ही हमारा कॉलम के केस में भी है कि कॉलम में भी आप किसी स्पेशल कॉलम को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, बशर्ते के ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये आपका लेफ्ट साइड वाला जो भी पार्ट है वो आपका एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है, और जो राइट वाला पार्ट है वो आपका एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है। होप गाइस कि क्लियर हुआ होगा, जैसे रो करते हैं वैसे कॉलम। तो मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ और उसे करके दिखाता हूँ। ठीक है, उसे करके दिखाता हूँ रो ट्रांसफॉर्मेशन से। वैसे तो जहाँ तक मुझे लगता है लॉन्ग आंसर में नाम से तो नहीं आएगा, बट इतना बोलेगा ज़रूर, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करिए। तो आप कोई भी लगा सकते हो। ठीक है, but for all that I'm gonna try the row transformation over here. Let us have an example and to solve this, then each and everything will be crystally clear to you, and you will be able to solve such kind of question as well. So let us take an example. अच्छा, उसके लिए एक चीज़ और जान लेनी हम लोग को ज़रूरी है, विच इज़ वॉट। देखिए, बहुत छोटी सी चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास हो। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स, उसमें मैं अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को राइट से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वापस से वो ए ही मिल जाता है हमें। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो एकदम सही चीज़ लिखा है। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जब आप लेफ्ट से आई को मल्टीप्लाई करते हो और आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगाना हो, तो आप किस में ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो, आपको मैं बताता हूँ। और जब आप अगर इसे ए इक्वल टू ए आई लिखना चाहते हो, ठीक है, तो आप कहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है। तो देखिए, अगर आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हो लेफ्ट में, तो यू विल हैव टू अप्लाई द रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ही आपको इन्वर्स मिलेगा। ठीक है, आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ही यहाँ पे इन्वर्स मिलेगा, अगर आपने आई को लेफ्ट में रख रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपने कॉलम ये राइट हैंड साइड पे रखा हुआ है आई को, देन यू विल हैव टू अप्लाई द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, आप क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा आपको। ठीक है, बट ये ऊपर के दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं आपके एमसीक्यू में, तो वहाँ से रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, सीधे से यही पूछ सकता है कि जब ए इज इक्वल टू आई ए होगा, देन व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विल यू यूज टू फाइंड द इनवर्स। तो अगर आई लेफ्ट में दिखे तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन पे टिक कर दीजिएगा, और आई अगर राइट में दिखे तो आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये एक क्वेश्चन अपने पास है, ये इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। सो हाउ टू फाइंड द इन्वर्स विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, वी नो दैट ए इज इक्वल टू आई ए, है ना, हम लोग आई को लेफ्ट में रख रहे हैं, इसलिए रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने जा रहे हैं। अब क्या है, आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जो लेफ्ट में ए है उसकी वैल्यू आप रख लो। ठीक है, रख लो, जो कि हमारा मैट्रिक्स था। ठीक है, रख लेते हैं उसको। ठीक है, देखिए लेफ्ट में ए की वैल्यू रख ली, राइट में आई की वैल्यू रख ली, और राइट वाला जो ए है उसे नहीं रखा,
मतलब उसे ऐसे रहने दिया, क्योंकि हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर लगा रहे हैं लेफ्ट साइड वाले मैट्रिक्स में, तो राइट में जो हमारे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है तो चेंजमेंट सिर्फ उसके लेफ्ट में होता है, मतलब इसी में चेंजमेंट होगा केवल। मीन्स अभी कोई भी एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में आप लिख रहे हो, तो अगर इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो तो इसमें लगेगा रो ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो तो इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि ए इक्वल टू ए आई लिखोगे, तो अगर इसमें आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना होगा आपको, तो आप इसमें लगाओगे, इसको ऐसे खाली छोड़ दोगे, ये ऐसे ए चलता चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए देखिए, अब यहाँ पर तो पहले से ही 1 है, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 बनाने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा अपना ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं। देखिए क्या लिखना है, सिंपली R2 की प्लेस पर R2 माइनस R1 है ना, और R3 की प्लेस पर क्या लिखेंगे, R3 की प्लेस पर भी R3 माइनस R1, सिंपल। अब आप इसे जैसे अप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड में R1 में तो कोई चेंजमेंट नहीं, तो अब 133 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आप यहाँ पे भी माइनस कर रहे हो तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, एंड यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे राइट हैंड साइड पे आप आई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें भी यही काम करेंगे, तो 1 -1 0। भाई इसमें तो 0, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 0 को माइनस करोगे दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, ठीक। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, पता नहीं आप लोगों ने कैसे पढ़ा था, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको वाला तरीका आप भी सुन लीजिए, कि हम लोग क्या करते हैं, जो ये हमारा मैट्रिक्स होता है लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम आई की तरह बनाने पे मजबूर करते हैं, मतलब बनने में इसको मजबूर करते हैं। तो पहली प्लेस ये वाली, यहाँ पे हम लोग 1 बनाते हैं, फिर उसके नीचे 0 बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 0 बना दिया है, यहाँ पे देख लीजिए, बना दिया ना, ऐसा रो ट्रांसफॉर्मेशन लिया कि यहाँ पे 0 0 बन गया। अब क्या करेंगे, ये वाली पोजीशन को हम लोग 1 बनाएंगे, मतलब यहाँ पे 1 बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे तो 1 तो है नहीं, तो यहाँ पे 1 इसको यहाँ से इंटरचेंज कर देंगे। फिर 1 बनाने के बाद ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन दोनों को हम लोग 0 बनाएंगे। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, 1 बनाने के बाद यहाँ पे 0 कर देंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे। फिर ये लास्ट वाली पोजीशन A33 यहाँ पे 1 बनाएंगे और बाकी के दोनों 0 बनाएंगे। मतलब आपको इसको देखते हुए चलना है। ठीक है, बहुत खिचड़ी पक गई, इसको मैं हटा दूँ पहले। अब देखिए क्या करना है, मैं R3 को R2 से इंटरचेंज कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि वहाँ उस प्लेस पे A22 की प्लेस पे हो जाए हमारा 1 बन जाए। ठीक है, बाकी R1 में तो कोई चेंजमेंट नहीं, वो तो 133 है ही। उसके बाद ये चेंज पूरे रो से चेंज होगा, 0 1 0 आ जाएगा ऊपर में और 0 0 1 चला जाएगा नीचे में। ऐसे राइट हैंड साइड भी सेम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 1 -1, सॉरी पहले लिख लीजिए पूरी रो 1 0 0। ठीक है, मैंने इंटरचेंज कर दिया, मतलब इस पूरी रो को इसकी जगह पे लिख दिया और उसको इसकी जगह पे यहाँ पे भी। ठीक है, अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। क्या करना है आपको, देखिए A22 भी यहाँ पे भी 0 बन गया, सॉरी यहाँ पे भी 1 बन गया ना यहाँ पे 1। अब यहाँ पे 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका 3 टाइम्स हमने माइनस कर दिया वहाँ ले जा करके, है ना। चलिए तो इसको लिख भी लेते हैं कि R1 की प्लेस पर R1 माइनस 3 टाइम्स R2 कर देते हैं इस चीज़ को, तो इस चीज़ को भी कर लेते हैं। तो जैसे ही आप करेंगे इसको तो क्या होने वाला है, देखिए R1 में चेंजमेंट होने वाला है, तो आप जब इसका 3 टाइम्स माइनस करने वाले हो तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, यहाँ तो 1 0 जो आप चेंज कर चुके हो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना ही पड़ना चाहिए। ये 0 हो गया, ये 1 रहे, ये 0 रहेगा। यहाँ पे आप इसका 3 टाइम्स माइनस करोगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 0 और ये 1 का 1 रह जाएगा। यही काम आप राइट हैंड साइड जब करोगे तो राइट हैंड साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड चेंज करिए, इसका 3 टाइम्स आप ले जा करके माइनस करिए, तो शायद वो 4 हो जाने वाला है। हाँ, ये 4 हो जाने वाला है और ये -1 ही रहेगा, ये -1 ही रहेगा। साथ ही साथ जो हमारा यहाँ पे 0 के वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 0 0 1 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे -3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको इसका 3 टाइम्स आप माइनस करो ना, और ये 1 रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। अब देखिए हम लोग बहुत करीब हैं आंसर के, क्योंकि हमारा यहाँ पर देखिए ये भी 1 बन चुका है, ये भी 1 बन चुका है और ये भी 1 बन चुका है, बस यहाँ पे 0 तो बन चुका है, यहाँ पे बनाना है 0, तो इसका 3 टाइम्स माइनस कर दें तो ये भी 0 बन जाएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए कंटिन्यू इसके आगे करते हैं। अब क्या करना है हमको, अब देखिए हमें R1 की प्लेस पर, जहाँ पे मैंने बताया था अभी पिछली स्लाइड में, यहाँ पे 0 बनाना है ना। तो यहाँ पे अगर हमें 0 बनाना है तो हमने क्या किया, 3 टाइम्स R3 का माइनस कर दिया,
तो यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये 1 0 0 ही रहा, यहाँ पे 0 1 0 ही रहा, यहाँ पे 0 0 1 हो गया। अब सही से देखिए तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। मैंने बताया था ना, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट करते चले जाना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ राइट हैंड साइड में भी वही लगा लेना है। तो ये 7 हो जाएगा, है ना। 3 टाइम्स आप करोगे R3 का और जाकर के माइनस करोगे तो ऐड हो जाएगा ना, डबल माइनस ऐड हो जाता है। एंड दिस विल बी -1 एज इट वॉज, दिस विल बी -3, this will be 0 and this will be 1, this will be -3 as well, this will be 1 and 0, ओके। अब सही से आप देखिए तो ये हो गया आपका I यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको कोई नया मैट्रिक्स B मान लेते हैं, ठीक है। दिस वन इज लाइक B मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन में A लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे यू हैव टू राइट कि वेयर B इज इक्वल टू 7 -1 -1 -3 दिस इज 0 एंड 1, दिस इज 1 एंड 0, ठीक है। ये जो आपका आया है, ये पता है क्या आया है, आपको पता होना चाहिए कि ये आपका इन्वर्स आया है ना। ये आपका इन्वर्स आया क्यों, क्योंकि आपको पता ये भी होना चाहिए। देखिए मैं आपको नोट पे बताता हूँ इस चीज़ को, B इज इक्वल टू A इन्वर्स, ठीक है। आपका A इन्वर्स आज इतना आ चुका है, लेकिन एक नोट में एक चीज़ सीखिए, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। क्या है नोट में, देखिए कभी भी जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है और अगर हमें I मिल जाए तो ये I तभी मिल सकता है, आप सोच के देखिए, जब सेम मैट्रिक्स का इन्वर्स साथ साथ होता है तभी हमें I मिल सकता है। अदरवाइज कभी भी दो मैट्रिक्स ऐसे नहीं हो सकते डिफरेंट जो एक दूसरे के इन्वर्स ना हो और मल्टीप्लाई करने के बाद I दे दें, मतलब इन्वर्स होंगे तभी आपको I दे सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपका क्या आ गया, इन्वर्स निकालने का ये तरीका था आपका एलिमेंट्री। मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल किया, आप एक बार कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में यही सेम क्वेश्चन करके देखिएगा आपका सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। वैसे आंसर सेम आना चाहिए क्योंकि इन्वर्सेस आर यूनिक। मन्नू ने पढ़ी है एक थ्योरम की, इन्वर्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, कभी भी डिफरेंट नहीं होते, चाहे आप वेदर यू आर अप्लाइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन और द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, द आंसर विल बी सेम ऑलवेज एज इट हैज़ द सेम इन्वर्स बाय वट एवर मेथड यू आर गोइंग टू अप्लाई, ओके। यहाँ पे क्या क्या लिख सकते थे कि B इज इक्वल टू A इनवर्स, है ना। इन दोनों की हेल्प से क्या लिख सकते हैं, अगर AB इज इक्वल टू I है और A इनवर्स इज इक्वल टू I होता है, सो आप एक चीज़ ज़रूर कह सकते हो कि B इज इक्वल टू A इनवर्स ही होगा, ओके। तो ये छोटा सा नोट था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, आपका वेक्टर्स जो इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, और वी आर गोना फिनिश दिस चैप्टर विद दिस लास्ट पॉइंट। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, वेक्टर्स। अच्छा ये वेक्टर्स वो वेक्टर्स नहीं है जिनके पास एक डायरेक्शन होती है और एक एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, परिमाण और दिशा होती है। ये वेक्टर सिर्फ ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम लोग, जैसे आपको पता हो कोऑर्डिनेट आप लोग पढ़ते थे, निर्देशांक, जिसमें एक्स और वाई होता था, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स, भुजन कोटि, तो वो सिर्फ 2 होते थे। 3D में एक्स वाई जेड आ जाता था। अब ऐसे करते करते आप n वेरिएबल्स अगर ले लेते हो और उनका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप से रखते हो कि कुछ ऐसा ले लेते हैं, मान लीजिए कि x1 x2 x3, ऐसे करते करते आपने n वेरिएबल से आपने ले लिया, उसको कॉमा लगा करके ब्रैकेट में लिख दिया। इसे आप कोऑर्डिनेट की तरह क्या बोलते हो, n टपल्स बोलते हो, ठीक है। और इसे मैं कैपिटल X नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसी कैपिटल X को वेक्टर बोला जाता है, ठीक है, मैट्रिक्स के लैंग्वेज में। ये वेक्टर उसको उस वेक्टर से कंपेयर मत करिएगा, ठीक है। ये वेक्टर ऐसा, इसको रिप्रेजेंटेशन को इसको वेक्टर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर x1 x2 x3 से लेकर xn जो होते हैं वो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर इन्हें आप कोऑर्डिनेट्स भी कह सकते हो, ठीक है, एलिमेंट्स भी हैं ये हमारे, ठीक। अच्छा एक चीज़ और, अगर मैं बात करूँ कि ये जो हमारा x वेक्टर है, इसके बारे में एक छोटी सी, बहुत छोटी सी चीज़ है, डायमेंशन ऑफ x होगा अगर बात करें तो ये n आएगा क्योंकि इसमें n एलिमेंट है, ठीक है, ठीक ना, बहुत छोटी सी चीज़ थी। अब एक और चीज़ है, स्केलर्स क्या होते हैं। वैसे स्केलर्स आर कांस्टेंट्स, स्केलर की तो वही डेफिनेशन है जो पहले थी, अभी भी वही है। तो स्केलर्स केवल ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनके बारे में हमें पता होता है, so simply we can write it as scalars are constants, okay, scalars are constants,
अब कॉन्स्टेंट्स के रूप में यहाँ पे थोड़ा फेमस में इसमें आप पढ़ोगे कि फेमस रूप में आपको ये दिख जाता है ज़्यादातर, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ऐसा आपको दिख जाता है, तो आप उसे ही ठीक है लिख लेता हूँ मैं, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, इस टाइप का आप स्केलर ले सकते हो। ठीक है, अब चलिए एक इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जिससे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, वरना मुझे नहीं लगता है कि इसमें वेक्टर से कभी आया है या फिर आता है, बट हो सकता है कि उससे आपका ऑब्जेक्टिव बन जाए। देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है। कॉम्बिनेशन तो होता है हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से बनता है, और लीनियर मतलब जिसमें सभी की पावर 1 होती है। देखिए यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे डिफाइन होता है, लेट अस हैव के नंबर ऑफ वेक्टर्स, मतलब हमने के वेक्टर्स ले लिए जो सारे के सारे एन टपल्स हैं। ठीक है, के वेक्टर्स ले लिए सारे के सारे एन टपल्स हैं, और उनके साथ कॉम्बिनेशन में के नंबर ऑफ स्केलर्स भी ले लिए। अच्छा कौन से लिए, चलिए देखते हैं अपने कौन से लिए देखते हैं। देखिए मैंने पहले जो अल्फ़ा के रूप में लिया हुआ है मैंने स्केलर, तो के ले रहा हूँ, तो अल्फ़ा 1 और x1 प्लस अल्फ़ा 2 x2 प्लस अल्फ़ा 3 x3, मतलब इन दोनों का स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करते जा रहे हैं, और कहाँ तक मैंने के लिए है ना, अल्फ़ा के एंड एक्स के। ठीक, इतना मैंने लिया, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आपके सामने आया है, यही रिप्रेजेंटेशन आपका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर बताता हूँ कि क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे द्वारा लिए गए एग्जांपल्स बस थोड़ा सा टर्न कर दें आप इसमें, मैं 4 ऑप्शन दे देता तो ये एमसीक्यू बन जाता। सो आप उन सारे क्वेश्चंस को एज अ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिमाग में रख सकते हैं, और वो बहुत हेल्प करेगा, बट यू मस्ट हैव द कॉन्सेप्ट वेरी वेरी मच क्रिस्टली क्लियर टू यू। वो आपको एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो उसे बहुत अच्छे से पढ़े। उसके लिए आपको 1 से 2 बार वीडियो पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फील के साथ पढ़ेंगे तो समझ में आता रहेगा। अब देखिए वेक्टर x1 x2 और x3 तीनों के तीनों 3 टपल्स हैं, या यूँ बोल सकते हैं ऑर्डर्ड ट्रायड्स हैं। ऑर्डर्ड क्यों बोल रहा हूँ, ऑर्डर्ड मतलब ये इसी क्रम में होंगे, इसका अगर क्रम बिगाड़ेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ट्रायड्स मतलब 3 है इसमें, एक्स वाई जेड 3 प्लेसेस हैं, आप इसे 3 टपल से भी बोल सकते हो। देन कंप्यूट, हमें क्या कंप्यूट करना है, x1 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, x2 में 5 का, और x3 में माइनस जो भी है। तो चलिए इसको करते हैं। तो कंप्यूट करने के लिए आप वैल्यू पहले रख लीजिए, 2x1 प्लस 5x2 माइनस x3, यही लिखा है ना। चलिए लिख लेते हैं, 2 टाइम्स x1 क्या है हमारा, -3 2 4, और प्लस 5 टाइम्स x2 कितना है, 1 -1 और ये 4 माइनस, थर्ड है 1 7 6। ठीक है, अब क्या करिए, इस 2 का मल्टीप्लिकेशन इन तीनों में कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और जो जिस पोजीशन पे लिखा उसको वहीं पे लिख रहने देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 8। ठीक है, ऐसे ही 5 का मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 5 -5 और ये 5 4 20, एंड दिस माइनस तो रहने दीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं करना। अब देखिए ये ट्रिपलेट्स है ना, देखिए इसको जो करस्पॉन्डिंग पहला पहला एलिमेंट है सबको हमने जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट करना था वो भी लिख दिया, सेकंड और थर्ड। अब ऐसे आपको सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है, एंड सॉल्व करके आंसर लिख देना है कि वही हमारा क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो दिस विल बी व्हाट, -6 7 -2 हो जाएगा ये, एंड दिस वन इज 4 7 12 -8, ओके, and this will become 22. So this is the linear combination of those 3 vectors x1 x2 and x3. ओके, सो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है एमसीक्यू में, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज़ लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ फैक्टर्स। व्हाट आर दोज, चलिए देखते हैं। सो व्हाट इज लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, लेट अस हैव के वेक्टर्स ऑफ एन टपल्स। मैंने के नंबर ऑफ फैक्टर्स ले लिया, ठीक है। सो देखिए स्टूडेंट्स, के वेक्टर्स आपने ले लिए x1 to xk, और के स्केलर्स भी ले लिए, मैंने उसका लीनियर कॉम्बिनेशन किया। इफ़ द लीनियर कॉम्बिनेशन फाउंड्स टू बी ज़ीरो, इफ़ इट इज़ फाइंड टू बी ज़ीरो, देन ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, यहाँ पर ज़ीरो भी जो हमारा होगा वो एन टपल्स वाला ज़ीरो होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एन टपल्स होगा, उसे याद रखिएगा। अगर ये ज़ीरो आ जाता है, ठीक है, मान लेते ज़ीरो आ जाता है, या आप लेट कर लेते हो, आपको डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस दिखाना है, तो आपने लेट किया कि या फिर इफ लिख दिया ये इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक, और इफ हमारा
कुछ ऐसा निकल कर के आए, जितने भी हमारे स्केलर्स हैं सारे के सारे इक्वल टू, अगर ये ज़ीरो हो गए, हम लोग इसको अभी सॉल्व करेंगे, बताएंगे कैसे ज़ीरो हो सकते हैं, देन द वेक्टर्स आर, अगर सारे के सारे ज़ीरो हो गए तो इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, मैंने थोड़ा सा वर्ड्स चेंज कर दिए, देख लीजिएगा। अगर ये सभी का सभी जीरो हो गया तो ये इंडिपेंडेंट होगा, बट अगर इनमें से कोई एक भी नॉन ज़ीरो हुआ तो दिस विल बी डिपेंडिंग वेक्टर्स। क्यों होंगे अभी वो भी समझाता हूँ। नॉट ऑल ज़ीरो, मतलब सभी के सभी ज़ीरो ना हो, एटलीस्ट वन ना ज़ीरो हो। ठीक है, देन वेक्टर्स आर व्हाट, वेक्टर्स आर डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक, मैं छोटा सा आपको नोट समझाता हूँ जरा। अगर मैं एक वेक्टर और एक स्केलर लेता, या मैं चलिए दो वेक्टर ले लेता हूँ, आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझ जाएंगे, मेरी छोटी सी बात पे समझ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने n वेक्टर्स नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ दो वेक्टर ले रहा हूँ और दो स्केलर ले रहा हूँ। ठीक है, और उसे मैं ज़ीरो मैट्रिक्स के इक्वल, ज़ीरो वेक्टर के इक्वल कर देता हूँ, n टपल्स के। तो मेरी बात सुनिएगा, अगर अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू दोनों ज़ीरो हो जाए, अगर अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू दोनों ही ज़ीरो हो जाए तो x1 और x2 को एक दूसरे पे डिपेंड होने की ज़रूरत होगी क्या ज़ीरो बनाने के लिए, है ना। अगर खुद सोचिए आप, x1 और x2 को ज़रूरत नहीं होगी, वो तो इंडिपेंडेंट भी होंगे, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड भी नहीं करेंगे, तो भी वो अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू से मल्टीप्लाई होने के बाद ज़ीरो ही हो जाने वाले हैं, है ना। खुद सोचिए, अभी पिछला एग्जांपल लिया था, वहाँ पे 2 3 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था तो उसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर आया था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप सोचिए कि अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू अगर दोनों को जीरो ले लिया जाए तो एक्स वन और एक्स टू अगर एक दूसरे पर डिपेंड नहीं भी करेंगे तो भी उनका मल्टीप्लिकेशन जीरो आ जाएगा। इसका मतलब अगर अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री सारे के सारे जीरो हो गए तो एक्स वन और एक्स टू क्या हो जाने चाहिए, इंडिपेंडेंट होंगे, पक्का। ठीक है, और इसी में अगर हम बात करें, इसी एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। ठीक है, रुकिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अल्फ़ा वन इक्वल टू ज़ीरो है ना, बट अल्फ़ा टू क्या है, उसकी कोई वैल्यू मान लेते हैं वन है, चलिए रख के देखते हैं। अल्फ़ा वन को आपने ज़ीरो रखा, ज़ीरो इंटू एक्स वन प्लस, देखिए लेफ्ट हैंड साइड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ज़ीरो इंटू एक्स वन हो गया और अल्फ़ा टू को आपने वन रख दिया, एक्स टू, तो ये क्या निकल के आने वाला है, एक्स टू। क्या ये ज़ीरो के इक्वल आया, नहीं, नॉट इक्वल टू आर एच एस, लेकिन हाँ ये इक्वल टू आर एच एस हो सकता है, बट इट कैन बी इक्वल टू आर एच एस। कब हो सकता है, जब x2 भी क्या हो, एक ज़ीरो वेक्टर हो। ठीक है, अब देखिए x2 भी ज़ीरो वेक्टर हो, ठीक है ना। x2 भी ज़ीरो वेक्टर कैसे हो सकता है, ये ज़ीरो बन जाए या फिर ज़ीरो हो, मेरी बात सुनिएगा। जब x1 वेक्टर और x2 वेक्टर, समझिए, x1 से x2 को ज़ीरो बना सकते हैं तभी जब दोनों एक जैसे हों, या फिर इसका ये सम टाइम मल्टीपल हो। जैसे कि हमारा x1 है 1 1 1 और x2 है हमारा 2 2 2, तो x1 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो x2 ऑटोमेटिक मिल जाएगा हमें। तो यानी x2 जो होगा वो x1 पे डिपेंड कर रहा होगा, उसके डबल पे डिपेंड कर जाएगा। तो समझ में आई बात, ये ज़ीरो तभी हो सकता है, यहाँ पे ओनली व्हेन लिख लीजिएगा, ओनली व्हेन, ये तभी हो सकता है जब x2 जो हमारा डिपेंडेंट हो। बात आई समझ में, यानी इस केस में क्या होगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर कोई एक भी नॉन जीरो है तो वो दूसरे पे डिपेंड हो करके ही जीरो बना होगा, बन सकता है या फिर नहीं बन सकता। ठीक है, तो समझ के रखिएगा इस बात को। चलिए आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उसे करते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि डिपेंडेंट क्या होता है, या डिपेंडेंस होगा कि इंडिपेंडेंस होगा। बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, चलिए देखते हैं। वहाँ पे भी मैट्रिक्स की हेल्प लेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, टेस्ट द लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस ऑफ सेट ऑफ वेक्टर्स। सेट मतलब क्या होता है, यही जो आपका ये करली ब्रैकेट लगा है ना, अगर इसके अंदर कुछ भी चीज़ें ऐसी लिखी जाती हैं जो वेल डिफाइंड हो और रिपीटिंग ना हो, ठीक है,
और लिस्ट में उसको लिख दिया जाता है कॉमा लगा करके, तो सारे के सारे सेट्स कहलाते हैं। क्लास 11th में हम लोगों ने सेट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर भी मैंने आप एक बार आपको रिकॉल करा दिया जिससे आपको याद आ जाए। सो ये एक सेट है, 3 वेक्टर्स हैं इसमें एंड 3 टपल्स वाले 3 वेक्टर्स हैं। हमें चेक करना है कि दीज आर लिनियरली डिपेंडेंट और नॉट, मीन्स इंडिपेंडेंस हो सकते हैं या डिपेंडेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई चेक करना है तो वेक्टर्स तो दिए हैं, तो हम लोग 3 स्केलर्स भी मान लेते हैं, 3 जो हमारा, ठीक है। लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आर 3 वेक्टर्स, सॉरी 3 स्केलर्स, ठीक है, ठीक। देन फॉर लीनियर, ठीक है, देन फॉर लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस टेकिंग, वही इक्वल टू 0 ले लेंगे हम लोग। कैसे इक्वल टू 0 लेंगे, देखिए, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके बना लेते हैं हम लोग डायरेक्ट, ठीक है। मैं बनाता हूँ, आप लोग भी बनाइए, मैं जादू से बना देता हूँ। देखिए देखिए बन गया, ठीक है। मुझे भी आता है थोड़ा बहुत जादू, ठीक है। देखिए मैंने कर लिया, और ये इक्वल टू 0 जो था, ये वाला हमारा 0 जो है, ये 0 ना होकर के 0 ट्रायड्स था या 0 3 टपल्स का था, तो मैंने उसे लिख लिया, ठीक है। अब ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग कंपेयर कर देंगे, तो पहला वाला एलिमेंट इक्वल टू 0 के हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ऐसे दूसरा और ऐसे तीसरा, तो इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कंपेयरिंग दी एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, तो जो लेफ्ट साइड का जो पहला एलिमेंट है 2 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, राइट साइड का जो पहला एलिमेंट है 0, तो उसके इक्वल हो गया। और दूसरा क्या है हमारा 3 अल्फा 1 प्लस 4 अल्फा 2 और प्लस 18 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0। और जो थर्ड एलिमेंट था हमारा वो क्या था, थर्ड एलिमेंट अल्फा 1 माइनस 2 अल्फा 2 माइनस 4 अल्फा 3 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब देखिए 3 है यहाँ पे, ठीक है, 3 यहाँ पे बन गए हमारे, ठीक है ना। अब अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। किसी एक को भी हम लोग हटा देते हैं, किसी एक वेरिएबल को हटाने की कोशिश करते हैं। चलिए हटा लेते हैं। हटाने के लिए क्या करेंगे, आप देखिए, आप ये कर सकते हैं कि इक्वेशन किसी में कुछ मल्टीप्लाई, जो हम लोगों ने क्लास 10th में सीखा था एलिमिनेशन मेथड। सो मैं एक चीज़ करने जा रहा हूँ कि इक्वेशन 1 में मैं सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ 2 टाइम्स इक्वेशन नंबर 3, सॉरी इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि सिंपल बनेगा, ठीक है। मैंने फर्स्ट और थर्ड को उठा लिया, आप किसी को भी उठा करके कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो सिंपल हो उसे उठाइए, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे जैसे करोगे तो आप कुछ ऐसा लिखने वाले हो, लाइक एक सेकेंड, इक्वेशन 1 को मैंने ऐसे लिख लिया 2 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर 3 में 2 का आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 अल्फा 1 माइनस 4 अल्फा 2 और माइनस 8 अल्फा 3 आई थिंक इक्वल्स टू 0। आप जैसे जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, जैसे देखिए प्लस को माइनस और माइनस को प्लस मैंने कर दिया है। तो चेंज करने के बाद देखिए आपका ये वाला ट्रिगर कैंसिल हो जाएगा, ये वाला जो आपका पॉइंट है, मतलब अल्फ़ा 1 कैंसिल हो जाएगा ना, जैसे हम लोग करते थे पहले, डॉटेड कर देता हूँ। उसके बाद बाकी का जो ऐड होना है या सब्ट्रैक्ट होना है वो सब्ट्रैक्ट होकर या ऐड होकर के बन जाएगा आपका क्या 3 अल्फ़ा 2 प्लस 9 अल्फ़ा 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो आपको अल्फ़ा 2 3 कॉमन लेकर के कैंसिल कर लीजिए, प्लस 3 अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब एक काम करते हैं, देखिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 तो हम लोगों ने अपने मन से लिया है, तो हम उसकी वैल्यू भी अपने मन से सेलेक्ट कर लेते हैं। अपने मन से सेलेक्ट करने पे कोई दिक्कत इसलिए नहीं होनी है क्योंकि अगर हमारे वेक्टर्स डिपेंडेंट होंगे तो हम अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 कुछ भी लेंगे, हमारा हमेशा वो डिपेंडेंट ही रहेगा, और इंडिपेंडेंट होंगे तो हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। बट हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नॉन जीरो लिया जाता है, कभी भी कोई भी चीज़ नॉन जीरो लिया जाता है, कोई भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट लेना है हमेशा नॉन जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बहुत सिंपल सी वैल्यू ले ले रहा हूँ, क्या मैं 1 ले रहा हूँ, ठीक है, 1 ले लेते हैं। किसी को भी ले लीजिए जिसका आपका मन हो, बट उसी को लीजिए जिससे आपका सिंपली सॉल्व हो जाए, ठीक है। मैंने अल्फ़ा 3 को 1 ले लिया, तो अल्फ़ा 2 की वैल्यू तो यहीं से निकल के आ जाएगी। देन अल्फ़ा जो हमारा 2 होगा वो कितना निकल के आने वाला है -3, ठीक है। अब एक काम और करिए,
जैसे आपने उन दोनों को सॉल्व किया, ठीक है, अब हमने इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व किया था, अब आप इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ कर लो, ठीक है, जिसको सॉल्व किया उसके अलावा। अब जैसे आप इसको यूज़ करोगे तो क्या बनने वाला है, देखिए मैं लिख ले रहा हूँ एक बार उस इक्वेशन को भी। अब यहाँ पर आप अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 की वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है। अल्फ़ा 2 की वैल्यू कितनी आई थी, -3 आई थिंक, ऊपर ही लिखा हुआ है। और अल्फ़ा 3 की वैल्यू मैंने 1 मान रखी थी, तो आप 1 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से 3 अल्फ़ा 1 की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, 18 प्लस -18 + 12, ओके। सो दिस विल बिकम 3 अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू -6 आई थिंक, एंड अल्फ़ा 1 बिकम्स -2। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर तीनों की तीनों वैल्यू में तीनों की तीनों वैल्यू नॉन ज़ीरो आई है, ठीक है। और तीनों की तीनों नॉन ज़ीरो वैल्यू आई है, उसके बाद सो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए तीनों की तीनों नॉन जीरो है, एक भी नॉन जीरो आता तो अभी हमारा आंसर वही होता, ठीक है। सो वी मस्ट राइट इट कि हेयर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 आर नॉट all zero, so the system has the system of vectors is linearly dependent, ओके। तो ये आपका हो गया ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, और ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप के लिए इंतज़ार करिए और इसे बहुत अच्छे से पढ़िए। मैं इसके साथ साथ PDF भी अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी ही देर में आपको मिल जा रहा होगा, या सुबह तक मिल जाएगा, ओके। देन थैंक यू, बाय बाय।